हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारत का समुद्री क्षेत्र। इसमें हम पढ़ेंगे भारत का जो समुद्री क्षेत्र है, कोस्टल एरिया है, उसके बारे में जानेंगे कि जो भारत का समुद्री क्षेत्र में कितना अधिकार है। तो भारत का समुद्री क्षेत्र वह जल क्षेत्र है जो भारत के तट से सटा हुआ है और जिस पर भारत का अधिकार एवं नियंत्रण है। यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून द्वारा 1982 में के अनुसार विभाजित होता है। भारत का जो समुद्री क्षेत्र है, भारत का क्या जो भी मतलब जिन जिन देशों का जो समुद्री क्षेत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के द्वारा ही विभाजित होता है। और भारत की जो तट रेखा है, इसकी जो लंबाई है वो 7,516 किलोमीटर है और जो मुख्य भूमि की जो लंबाई है वो 6,000 किलोमीटर है। लेकिन जो द्वीप समूह को मिलाकर इसकी जो लंबाई है वो 7,000 किलोमीटर हो जाती है और द्वीपों की जो लंबाई है, द्वीप समूह की जो लंबाई है वो 1,157 किलोमीटर है। और जो तटरेखा से जो राज्य लगे हुए हैं वो 9 राज्य, तट जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया से जो भी समुद्री सीमा से जो राज्य लगे हुए हैं वो 9 राज्य हैं। इनमें सबसे पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कभी कभी एग्ज़ाम में इनको सीक्वेंस वाइज पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से पूर्व से पश्चिम कौन कौन से राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। और इसमें 9 राज्य तो समुद्री सीमा बनाते हैं, इसके अलावा भी संघ शासित प्रदेश भी हैं। इसमें चार संघ शासित प्रदेश हैं, जिसमें दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, 4 द्वीप समूह भी इसमें शामिल होते हैं। और जो तट का जो प्रकार है इसका, वो जो पूर्वी तट है, भारत का जो पूर्वी तट है वो चौड़ा तथा डेल्टा युक्त है, जबकि जो पश्चिमी तट है वो शंकरा और लैगून युक्त, लैगून झीलें जो होती हैं उनको बोलते हैं। तो जो पूर्वी तट है वो चौड़ा है और डेल्टा, क्योंकि जो डेल्टा जो निर्माण होता है वो पूर्वी तट पे ही होता है, पश्चिमी तट पे नहीं होता है। और जो पश्चिमी तट है वो शंकरा है और लैगून लैगून युक्त है। और भारत के समुद्री क्षेत्र का विभाजन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार समुद्री क्षेत्र को तीन भागों में बांटा गया है। भारत का जो समुद्री क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक जल क्षेत्र। जो आंतरिक जल क्षेत्र है वो जो समुद्री तटरेखा होती है उसके अंदर का जो क्षेत्र होता है उसको आंतरिक जल क्षेत्र बोलते हैं। तटरेखा के अंदर का जल होता है, उस पर जैसे कई बंदरगाह, लैगून और कयाल झीलें पाई जाती हैं, उसको ही आंतरिक जल क्षेत्र बोला जाता है। और इस पर पूरा नियंत्रण भारत का ही होता है। जो आंतरिक जल क्षेत्र होता है उस पर हर तरह का नियंत्रण भारत का ही होता है। और इसमें जैसे खाड़ी, बंदरगाह और नदी के मुहानों का जल होता है आंतरिक जल क्षेत्र में। और दूसरा है प्रादेशिक समुद्री सीमा। ये जो होता है, जो समुद्री रेखा जो होती है उससे 12 नॉटिकल मील आगे होता है। जैसे जो भारत की जो समुद्री सीमा रेखा है उससे 12 नॉटिकल मील आगे, जिसको एक समुद्री मूल मील बोला जाता है। तो जो प्रादेशिक सीमा है जो वो 12 नॉटिकल मील होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रादेशिक जल सीमा और आंतरिक जल सीमा, इनका एरिया पूछ लिया जाता है। तो जो प्रादेशिक जल सीमा है वो 12 नॉटिकल मील होती है और इस पर भी भारत का ही अधिकार होता है। भारत की संप्रभुता होती है और विदेशी जहाज़ों को निर्दोष मार्ग की अनुमति होती है। ये जो इस पर भारत का ही अधिकार होता है और इस पर जो आयात निर्यात के लिए विदेशी जहाज़ जो आते हैं उनको अनुमति मिलती है। इस पर विदेशी जहाज़ उनको अनुमति लेके ही इसमें इस सीमा के अंदर आना होता है। और तीसरा है सन्निहित क्षेत्र। ये जो क्षेत्र होता है वो जो सीमा रेखा होती है, समुद्री तट सीमा रेखा, उससे 24 नॉटिकल मील तक होता है। 12 तो प्रादेशिक होता है और उसके आगे जो 12 नॉटिकल मील होता है वहाँ से सन्निहित क्षेत्र होता है, इसको या समीपवर्ती क्षेत्र बोलते हैं। और इस पर भी भारत का ही अधिकार होता है। इस सीमा के अंदर जो सन्निहित क्षेत्र होता है इस पर भारत जो होता है वो विदेशी जहाज़ों की
आयात के लिए और उस पर सीमा शुल्क या आयात शुल्क लगा सकता है और उस वहाँ जो भी उस क्षेत्र पे अपने सुरक्षा संबंधी कानूनों को लागू कर सकता है, जो 24 नॉटिकल मील होता है उस पर, समवर्ती क्षेत्र पर। और इसके बाद में है विशेष आर्थिक जोन, आर्थिक क्षेत्र। इसका जो क्षेत्र होता है वो तटरेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है। ये आपको याद रखना है कि 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक और 24 नॉटिकल मील सन्निहित क्षेत्र में और 200 नॉटिकल मील विशेष आर्थिक जोन में आता है। और इस पर भी जो अधिकार होता है वो भारत का होता है। इसमें खनिज से संबंधित जो भी जैसे खनिज पाए जाते हैं, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, उनके भंडार होते हैं तो उनका उपयोग भारत सरकार करती है। और मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि कोस्टल एरिया में ही मछली पालन होता है और वहाँ से ही मछलियों का जो सी फूड होते हैं उनका आयात और निर्यात होता है। तो इस आर्थिक जोन में ही ये आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो इसका जो क्षेत्र है वो भारत के ही अधिकार में होता है और इसका क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक होता है। इसके बाद में है महाद्वीपीय शेल्फ या उच्च महासागर, उच्च सागर। इसका जो है वो 200 समुद्री मील से आगे का क्षेत्र होता है, भूगर्भीय संरचना तक होता है। और इस पर जो अधिकार होता है उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो होता है उसका अधिकार होता है। जो महाद्वीपीय शेल्फ या उच्च महासागर होता है उस पर जो भी खनन संबंधी क्रियाएं होती हैं या जो भी खनिज होते हैं उन पर अधिकार किसी भी देश का नहीं होता है। उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का ही अधिकार होता है, वही इनका उपयोग और इन पर अपना नियंत्रण रखता है। जैसे जो भी खनिज तेल हो गया, गैस हो गया, इनका दोहन का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को ही होता है। और भारत का महत्व और उपयोग, ये जो क्षेत्र है वो भारत के लिए किस लिए उपयोगी और महत्व है, तो सबसे पहले तो मछली पालन के लिए, क्योंकि जो समुद्री सीमा होती है उसमें ही मछलियों का पालन होता है और जो भी समुद्री उत्पाद होते हैं उनका आयात और निर्यात उस वहीं से होता है। और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और दूसरा समुद्री व्यापार के लिए भी, क्योंकि बाहर से जो आयात होता है और यहाँ से जो निर्यात होता है वो समुद्री मार्ग से ही होता है। और दूसरा है खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के भंडार से, क्योंकि जो समुद्र में ही जो भी खनिज होते हैं, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल, उनके भंडार पाए जाते हैं। और तीसरा है सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जो बाहरी आक्रमण को बचाने के लिए भी ये आवश्यक है या महत्वपूर्ण है। जो विदेशी आक्रमण या जो दूसरे देशों के द्वारा आक्रमण ना हो सके, इसके दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से जुड़ाव, जो कोस्टल एरिया जो होता है, समुद्री तटरेखा से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो मार्ग को जोड़ने में भी मदद मिलती है इसमें। और भारत आगे है, भारत के प्रमुख समुद्री तट क्षेत्र। पूर्वी, ये तो आपको पता ही होगा कि भारत के जो भी समुद्री क्षेत्र है उसमें पूर्वी तट और पश्चिमी तट दो तट पाए जाते हैं। पहला है पूर्वी तट जो बंगाल की खाड़ी के किनारे है, उसको पूर्वी तट बोलते हैं। और इसमें प्रमुख बंदरगाह पाए जाते हैं, जैसे कोलकाता बंदरगाह, पारादीप, विशाखापत्तनम और चेन्नई। ये कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं जो पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये प्रमुख कुछ बंदरगाह हैं। और दूसरा है पश्चिमी तट, ये अरब सागर के किनारे स्थित है, पाया जाता है। और इसमें जो बंदरगाह हैं वो कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मुर्मुगाओ बंदरगाह और कोचीन बंदरगाह। तो पश्चिमी तट के ये बंदरगाह हैं और ये पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। और आगे हैं जो एग्ज़ाम के लिए शक्ति है, ये सबसे जो लंबी, एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया है कई बार कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो गुजरात है। इसकी जो तटरेखा की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात है। और भारत का जो समुद्री क्षेत्र का सर्वेक्षण भारतीय नौसेना जो नेवी होती है उसके द्वारा और भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया जाता है। इनका जो सुरक्षा और सर्वेक्षण का भी जो काम होता है वो नेवी द्वारा और तटरक्षक बल के द्वारा किया जाता है। आगे है जलडमरू या चैनल या जल संधियाँ। सबसे पहले तो जानेंगे जलडमरू के बारे में। जलडमरू जो होता है वो एक संकरा जल मार्ग होता है जो दो बड़े
जल निकायों को जोड़ता है, जैसे महासागर, समुद्र और झीलों को जोड़ने का काम करता है, और अक्सर दो भूभागों के बीच स्थित होता है। जो दो भूभाग होते हैं उनके बीच में पाया जाता है। दो जल निकायों को जोड़ता है, जैसे सागर को सागर से, झील को झील से जोड़ता है। इसे चैनल या संधि भी कहते हैं। विशेषताएं इनकी होती हैं, जैसे ये जो जलडमरू या चैनल जो होते हैं, इनकी चौड़ाई कम होती है और लंबाई अधिक होती है। ये संकरे होते हैं, इनकी चौड़ाई कम होती है और लंबाई कम होती है, लंबाई अधिक होती है। और ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं, और नौवाहन के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, और सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जो चैनल और वो होते हैं कि तो ये दो जल निकायों को जोड़ते हैं, तो इनमें व्यापार में भी सुविधा मिलती है। और इनके प्रकार जैसे पहले बताया था, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक जलडमरू जैसे भूगर्भीय प्रक्रियाओं से बनता है, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से ही बनता है उसको प्राकृतिक कहते हैं। जैसे हो गया पाक जलडमरू, जो भारत और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है, जो तमिलनाडु के आगे पड़ता है, वो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। और दूसरा है कृत्रिम जलडमरू, जो मानव द्वारा खुदाई करके बनाए जाते हैं, जैसे सुएज नहर और पनामा नहर, ये भी दो सागरों को जोड़ती हैं। तो जो प्रमुख जलडमरू हैं उनको जान लेंगे। पाक जलडमरू है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है, जो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है पाक जलडमरू, जो बंगाल की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। और मलक्का जलडमरू दूसरा है, मलक्का जलडमरू, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, और दक्षिणी चीन सागर के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। ये जो जलडमरू है वो सबसे दक्षिणी चीन सागर के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग हैं उनमें से एक है। और आगे है सुंडा जलडमरू, ये जावा और सुमात्रा के बीच में है, और हिंद महासागर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये सुंडा जलडमरू। और आगे है हामुर्ज जलडमरू, ये यमन और ओमान के बीच, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को के बीच में है, और विश्व का प्रमुख तेल मार्ग है। ये जो हामुर्ज जलडमरू है, ये विश्व का प्रमुख तेल मार्ग है, यहाँ से तेल का व्यापार होता है, और ये ओमान और ईरान के बीच में है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। और आगे है बेब अल मंदेब जलडमरू, यह यमन और जिबूती के बीच में है, लाल सागर व अदन की खाड़ी और अफ्रीका को जोड़ता है ये। तो ये थे जलडमरू, और इनका जो महत्व है वो आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य मार्ग होता है, व्यापार करने में सुविधा होती है इसलिए। और सामरिक दृष्टि, नौसैनिक और रक्षा के लिए भी अहम होते हैं ये। और तीसरा है भू राजनीतिक, कई देशों के बीच नियंत्रण विवाद को भी ये सुलझाते हैं। आगे है भारत के प्रमुख चैनल। तो भारत के प्रमुख चैनल, पहला है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप में स्थित है, लक्षद्वीप में पाया जाता है, और ये मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। जो मिनिकॉय है वो लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, और मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ये लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, और यह भारत और मालदीव के बीच समुद्री सीमा के पास स्थित है। जो भारत और मालदीव की जो समुद्री सीमा है उसके पास में स्थित है। और दूसरा है 9 डिग्री चैनल, ये भी लक्षद्वीप में ही स्थित है, और ये मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। जो मिनिकॉय द्वीप है वो मुख्य जो लक्षद्वीप समूह है उससे अलग करता है 9 डिग्री चैनल। और तीसरा है 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और ये अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो ये 3 चैनल थे जो हमने आपको बताया, ये एग्ज़ाम में भी कई बार पूछे गए हैं। 8 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप को ये 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप समूह से अलग करता है, और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।